So students, today we are starting chapter cost concept या concepts of cost. First of all, again मैं आपको बता दूं, chapter is from producer side. As we have discussed in economics that there are two entities, major entities, one is producer, second is consumer. So last chapter production function पढ़ा था, उसी से related एक chapter आया है concept of cost. Okay, so if you remember, we had two type of factors, fixed factors and variable factors, that we have discussed in the so called production function chapter. तो यहाँ पर cost भी दो हो जाएगी, बट उससे पहले एक बार मैं शॉर्ट में आपको cost का मीनिंग बता देता हूँ. तो cost का मीनिंग है all expenses या sum of all expenses incurred, sum of all expenses incurred by producer. Sum of all expenses incurred by the producer is called cost. अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि कोस्ट के दो पार्टीशन हमें मेजरली, वैसे इसका कोई इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, बट स्टिल आपके कोर्स में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोस्ट जो है उसको दो वे में डील किया गया है. एक होती है एक्सप्लिसिट कोस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कोस्ट. एक्सप्लिसिट कोस्ट का मतलब ये है कि अगर आपका प्रोड्यूसर प्रोडक्शन वर्क करने जा रहा है और उसे ऑब्वियसली कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है. मान लीजिए हम जानते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये मेजर इनपुट्स होते हैं. अब मान लीजिए हमारे प्रोड्यूसर के पास लैंड या बिल्डिंग अपनी नहीं है, उसके पास सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग या लैंड नहीं है. वो क्या करता है, मार्केट से इसको रेंट पे लेता है या फिर मार्केट से बाय करता है. तो इसके ऊपर होने वाला खर्चा एक्सप्लिसिट कोस्ट माना जाएगा. और देखते हैं, मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास अपनी खुद की कैपिटल नहीं है, खुद का पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. उसने मार्केट से लोन लिया, बैंक से लोन लिया या फ्रेंड्स से लोन लिया और लेटर ऑन उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे करके इस कैपिटल का अरेंजमेंट किया. तो इसने क्या किया है, मार्केट से लैंड परचेज किया है. अगेन मान लीजिए ऑब्वियस है कि लेबर हर पर्सन के पास नहीं होगा, लेबर ऑब्वियसली बाहर से ही लाना पड़ेगा या पर्सन्स बाहर से इंगेज कराने पड़ेंगे. तो एक्सप्लिसिट कोस्ट का मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस डन ऑन बाइंग या टेकिंग ऑन रेंट द फैक्टर इनपुट्स. यानी आपके पास अपने इनपुट्स नहीं हैं, आप उन्हें मार्केट से बाय कर रहे हो या रेंट पे ले रहे हो, तो जो खर्चा होगा वो एक्सप्लिसिट कोस्ट में आएगा. जबकि इम्प्लिसिट कोस्ट में क्या होता है, इम्प्लिसिट कोस्ट में मान लीजिए हुआ क्या, ऑब्वियसली कि हमें पता है कि किसी लैंड या बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी अपने ऑफिस को बनाने के लिए. हमारे एंटरप्रेन्योर के पास, हमारे प्रोड्यूसर के पास ऑलरेडी एक लैंड पीस पड़ा हुआ है या बिल्डिंग पड़ी हुई है जो उसके पोजीशन में पहले से है. उसने उसी बिल्डिंग में अपना वर्क करना शुरू कर दिया. तो इसके ऊपर जो खर्चा हुआ ये सेल्फ ओन्ड इनपुट आया, यानी इम्प्लिसिट कोस्ट हुआ. मान लीजिए उसके पास खुद का पैसा है, उसे कहीं बाहर से लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, उसने किसी फ्रेंड से, किसी बैंक से, कहीं इंस्टीट्यूशन से कोई लोन नहीं लिया. अपनी कैपिटल खुद अरेंज करके या अपनी कैपिटल जो उसके पास सेविंग्स थी या पुराना प्रॉफिट्स वगैरह था उसी को सीधे बिजनेस में इन्वॉल्व करा दिया. इम्प्लिसिट कोस्ट. इस कैपिटल के ऊपर जो खर्चा होगा इम्प्लिसिट कोस्ट, या बिल्डिंग के थ्रू जो कोस्ट का पार्टीशन जुड़ेगा इम्प्लिसिट कोस्ट. यानी आपके सेल्फ ओन्ड इनपुट यूज होते हैं. तो एक्सप्लिसिट कोस्ट का मतलब है कि आप जो भी इनपुट, फैक्टर इनपुट या नॉन फैक्टर इनपुट बिजनेस में इन्वॉल्व करा रहे हो वो या तो बाहर से रेंट पे लिया है या बाय किया है, दैट इज उसके ऊपर होने वाला खर्चा एक्सप्लिसिट कोस्ट. और अगर पहले से वो चीज़ आपके पोजीशन में है तो वो उसके ऊपर होने वाला खर्चा इम्प्लिसिट कोस्ट में काउंट होगा. तो कोस्ट के दो पार्टीशन आपको मैंने बता दिए. बट मेजरली बेटा हमारे लिए इस चैप्टर में ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है. देखिएगा, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, प्रोडक्शन फंक्शन में हमने डिस्कशन जब किया था तो हमने बोला था दो तरीके का टाइम पीरियड होता है, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन.
और हमारा पिछला चैप्टर पूरा का पूरा शॉर्ट रन पे डिस्कस हुआ था। शॉर्ट रन के हिसाब से हमने दो तरीके के फैक्टर्स पढ़े थे, एक वेरिएबल फैक्टर्स, एक फिक्स फैक्टर। तो अब देखिएगा हमारी कॉस्ट भी जो होती हैं उसके दो पार्टीशन हो जाते हैं। कॉस्ट के हमारे दो पार्टीशन हम पढ़ेंगे, एक होगा फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों को हम जब मिला देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। फिर से बोल देता हूँ, जैसे आपके प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन के अंदर दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। तो इनके ऊपर होने वाले खर्चे भी दो टाइप के हो गए, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिएगा फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस डन ऑन फिक्स्ड फैक्टर, एक्सपेंसेस डन ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स, जबकि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंसेस डन ऑन वेरिएबल फैक्टर, एक्सपेंसेस डन ऑन वेरिएबल फैक्टर। एक दो बातें और जो आपको फिक्स कॉस्ट के बारे में पता होनी चाहिए थी। जैसे मैंने आपको बताया था फिक्स फैक्टर का जो यूज़ होता है, एप्लीकेशन जो होता है रिमेन कांस्टेंट इवन देन प्रोडक्शन लेवल इज चेंज्ड। यानी हमने बोला था कि अगर हमारा फिक्स फैक्टर जो है उसके साथ हमने एक बात पढ़ी थी कि प्रोडक्शन का लेवल कितना भी अपन अप डाउन कर दें, फिक्स फैक्टर अपनी जगह पे सेम बना रहता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको यूके डैश और यूएल दो कॉलम्स पढ़ाए थे और हमने इस तरीके से इधर यूएल को इंक्रीज किया था, डिक्रीज किया था। तो आपको मैंने बताया था कि फिक्स फैक्टर जो होता है उसका एप्लीकेशन या उसका यूज़ कांस्टेंट बना रहता है। दूसरी चीज़ इसके साथ मैंने और बताया था कि एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही स्टिल आपका फिक्स फैक्टर यूज़ में आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्शन 10 दिन बाद शुरू होने वाला है, लेकिन बिल्डिंग हम 2 महीने पहले तैयार कर लेते हैं। प्रोडक्शन अगले महीने की 15 तारीख से है या मुहूर्त 15 तारीख से है, लेकिन हम मशीन पहले ला के रख लेते हैं। मशीन उस दिन इंस्टॉल नहीं करेंगे जिस दिन एक्चुअली प्रोडक्शन शुरू होने जा रहे हैं। यानी फिक्स फैक्टर का यूज़ इवन स्टार्टेड इवन बिफोर द प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है उससे पहले ही हमारे फिक्स फैक्टर का यूज़ शुरू हो चुका होगा। और इवन ज़ीरो लेवल का प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन लेवल 0 चल रहा है, तो भी फिक्स फैक्टर का यूज़ माना जाएगा। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए हमने बिल्डिंग रेंट पर ली है। अब मान लो 15 दिन तक हमने वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं की, लेकिन जो हमने बिल्डिंग है उसका रेंट पे करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने मार्केट से एक मशीन रेंट पे उठाई या परचेज कर ली। ओके, वंस आपके वर्कशॉप में वो मशीन आ चुकी है, अब उससे आप प्रोडक्शन करो नहीं करो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंफर्म चार्ज होके रहेगा। रेंट उसका ज़रूर आपको पे करना पड़ेगा, लीज पे लिया है या इंस्टॉलमेंट पे लिया है वो आपको पे करनी पड़ेगी। यानी कि फिक्स फैक्टर का आउटपुट के लेवल से कोई कनेक्शन नहीं है। आउटपुट नहीं भी चल रहा है तो भी फिक्स फैक्टर का यूज़ तो माना जाएगा, और इसी फिक्स फैक्टर पे होने वाले खर्चे फिक्स कॉस्ट माने जाते हैं। यानी जो कुछ अपन ने फिक्स फैक्टर पे पढ़ा वो फिक्स कॉस्ट पे ज़रूर एप्लीकेबल होगा। मींस फिक्स कॉस्ट का लेवल प्रोडक्शन लेवल से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रोडक्शन लेवल अप डाउन जा रहा है, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी। दूसरी बात, प्रोडक्शन लेवल 0 है, स्टिल यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कम्स। यानी यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का कुछ फिगर आएगा, एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा। जब हम शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन लेवल 0 होने के बावजूद भी फिक्स कॉस्ट का खर्चा तो ज़रूर आएगा। यानी फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होगी, वो एक नॉन ज़ीरो नंबर से रिप्रेजेंट होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रेंट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप उस जगह पर मान लीजिए, आप जैसे मैंने आपको बताया था, मशीनरी जो हमने खरीदी रेंट पे खरीदी है या रेंट पे ली है, अब मशीन से आप प्रोडक्शन करो नहीं करो उसके ऊपर पे होने वाला रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा।
और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ, ओके। ऐसे ही आपके बिजली के जो बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस आते हैं, उसमें एक स्टैंडिंग चार्ज होता है। बेटा अपना घर का बिजली का बिल देखिएगा, आपको उसमें देखने को मिलेगा कि वो खर्चा तो पे करना ही करना है, चाहे आपके बिजली का बिल इस हफ्ते आपका मीटर जला ही नहीं है, इस साल इस महीने आपने बिजली यूज़ ही नहीं की है, बट वो स्टैंडिंग चार्जेस तो पे करने ही पड़ेंगे, तो वो सब फिक्स कॉस्ट के पार्ट माने जाते हैं। दूसरा होता है बेटा वेरिएबल फैक्टर, और वेरिएबल फैक्टर पे होने वाला खर्चा वेरिएबल कॉस्ट में काउंट होता है। अब इसमें बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा, वेरिएबल फैक्टर का यूज़ और वेरिएबल कॉस्ट उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। अगर आप प्रोडक्शन लेवल कम कर रहे हो तो वेरिएबल फैक्टर का यूज़ कम होगा और कॉस्ट भी कम आएगी, और प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रहे हो तो वेरिएबल फैक्टर का यूज़ ज़्यादा होगा और वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। यानी इसका सीधा कनेक्शन किससे है? प्रोडक्शन के लेवल से है। नेक्स्ट चीज़, प्रोडक्शन लेवल 0 हो सकता है तो उस समय वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट 0 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बेटा अभी मैं बताता हूँ। आप अगर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आपकी गाड़ी में जो डलने वाला जो फ्यूल है वो एक वेरिएबल एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। मान लीजिए आप गाड़ी ज़्यादा लंबी दूरी तक ले जाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है उसमें आपको फ्यूल ज़्यादा रखना पड़ेगा, और आप कम दूरी तक जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कम उसमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा। याद कीजिए लॉकडाउन का पीरियड, लॉकडाउन के पीरियड में आपने बहुत से घरों में गाड़ियाँ यूँ ही खड़ी रही क्योंकि बाहर हम जा नहीं पा रहे थे, तो जितने दिन हमारी गाड़ी बंद रही उतने दिन हमें उसमें पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। यानी पेट्रोल का कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जितना वो बाइक या जितना वो व्हीकल ऑपरेट होगा। तो इस तरीके से पावर, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बोल सकते हैं, इसके अलावा फ्यूल चार्जेस, सैलरी ऑफ नॉन परमानेंट स्टाफ, एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, ये सब वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने पावर का नाम इधर भी लिया इधर भी लिया, तो मैं आपको बता दूं कि पावर में या जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें बेटा 2 तरीके की चीज़ें होती है। एक तो स्टैंडिंग चार्ज, मतलब आप 1 महीने घर बंद करके चले जाओ, उसमें लाइट पंखा कुछ ना चलाओ तो भी स्टैंडिंग चार्ज तो बेटा आकर ही रहेगा। वो स्टैंडिंग चार्ज फिक्स कॉस्ट में जाएगा, और बाकी बचा हुआ बिल कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि इस महीने यूनिट्स आपकी कितनी जली है। अब मान लीजिए आपने इस महीने यूनिट्स या आपने बिजली का यूज़ ही नहीं किया, आपका घर बंद पड़ा था, कोई लाइट कोई पंखा कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो इस साल की इस महीने की रेटिंग आएगी 0। तो इस साल का इस महीने का वेरिएबल जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होगा वो रहेगा 0। जो स्टैंडिंग चार्जेस थे वो फिक्स कॉस्ट में काउंट हो गए। तो ये हो गया आपका फिक्स कॉस्ट, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इस चैप्टर में एक एक एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।